गुड मॉर्निंग टू ऑल। पॉलिटी सीरीज के अंदर सिटीजनशिप हमने लास्ट टाइम कवर करा था। अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का फंडामेंटल राइट। यह फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है। कुछ बात करें, पार्ट किस में आता है? 3 में करवा चुका हूँ और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक, अब फंडामेंटल राइट होते कौन से हैं थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। एक मैं लाइन लिख देता हूँ। फंडामेंटल राइट आर दोज राइट which are provided to people or every individual so that they can live their life with dignity. Done. Are those rights which are provided to people or every individual so that they can live their life with dignity. कहने का मतलब फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो सभी की हेल्प करते हैं या किसी पर्सन की कि वो अपनी लाइफ एक अच्छे से जी सके। और इसका मेंशन कहाँ पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको 22 पार्ट कहे थे, उसका ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो आर्टिकल है वो हमारे 12 to 35 है, क्योंकि जो 36 है वो डीपीएसपी के लिए है और जो 11 है वो सिटीजनशिप वाला है। ठीक है, ये सब हो गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमारे वैसे 14 से 35 है। एक आर्टिकल इसमें कट भी चुका है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था। जैसे जैसे विस्तार होना शुरू हुआ, रोड्स बनने शुरू हुई, एक्सप्रेसवे बनने शुरू हुए, तो लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी के कहने पर या फिर उस राइट के होने की वजह से जमीनें वगैरह देनी बंद करी, जिससे प्रोग्रेस होनी कम शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा इसको हम फंडामेंटल राइट ना रख के लीगल राइट बनाते हैं, तभी वो जो राइट टू प्रॉपर्टी वो आर्टिकल 300A में है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 12, वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ। आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट मतलब राज्य नहीं होता। स्टेट हम किसी भी एक बॉडी को बोल सकते हैं। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्लियामेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है, या कोई भी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अगला है आर्टिकल 13, इम्पोर्टेंट आर्टिकल 13। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई भी लॉ, एनी लॉ, जो कानून, कोई भी कानून या कोई भी एक्ट अमेंड होता है और उससे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, तो जुडिशियल, जो हमारी जुडिशरी है, वो उसके अगेंस्ट काम कर सकती है या फिर वो इम्प्लीमेंट होने से पहले नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, एनी लॉ मेड आर नल एंड वॉइड इफ दे वॉयलेट फंडामेंटल राइट। इफ दे वॉयलेट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्टिशिएबल भी होते हैं। जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि हम जुडिशरी में जाके इसको इंटरप्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट का एक पॉइंट रह गया था कि हमने ये कहाँ से लिया है। मैं आपको सोर्सेस करवा चुका हूँ यूएसए से, और यूएसए के अंदर इनको बिल ऑफ राइट बोलते हैं, और हमने यूएसए से क्या लिए हैं? आपके फंडामेंटल राइट्स। अब बढ़ते हैं सब इम्पोर्टेंट चीज जो अब आने वाली है। जैसे हमारे पास अभी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे पास प्रेजेंट में 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, 7 थे, जो कि
7th नंबर वाला राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट है वो हम एक एक करके पढ़ सकते हैं। इसकी ट्रिक भी है बट आप सिंपल इसको पढ़िए। जैसे फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। सेकंड राइट टू फ्रीडम, डन। उसके बाद है इसकी ट्रिक भी थी, मैं सोच रहा हूँ बोला अगर मिल जाते हमें। चलो अगला चलो। थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड लास्ट वन इज और जो सिक्स्थ है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बस तो चलिए तुम्हें ख्याल से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। थोड़ा थोड़ा इनका मतलब समझा देता हूँ मैं। पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सब कानून के दायरे में सब समान हो। जैसे इसके जो आर्टिकल है ना वो 14 से 18 तक है। फिर आ गया राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह इसके अंदर पढ़ते कि पुलिस ना पकड़े, ये सब ऐसा वैसा। तो ये आर्टिकल 19 से 22 है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसके अंदर आर्टिकल 2 ही है, एक 23 और दूसरा 24। उसके बाद जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो हमारा शुरू होता है कहाँ से, 25 से। किस किस तरह से हम कौन सा हम रिलीजन कैसे भी अपना सकते हैं। उसके बाद राइट कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटी ये 29 और 30 है। और ये वाला आर्टिकल सबसे तो आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थी। मैंने आपको बताया था, कहने का मतलब जो भी अगर या कोई भी व्यक्ति अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो अंडर आर्टिकल 32 हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं और वो जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ एक्शन होगी और कोर्ट रिट जारी कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। मैं थोड़ी अच्छी रेटिंग लिखने की कोशिश करूँगा। तो राइट टू इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। इस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं इसके अंदर कौन कौन से हैं, मेनली जितने भी जो आर्टिकल होंगे राइट टू इक्वलिटी में इक्वलिटी की बात ही करेंगे। जैसे जो आर्टिकल बात करता है वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी क्या हैं, समान है। अब ये तो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बेसिक है, इनके अंदर हम थोड़े और एडवांस हमें पढ़ना होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 है, बट देर आर
many exception under this article, like in article 361, ये जो आर्टिकल जो कि इसको अपोज करता है, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 361 एंड इट प्रोवाइड पावर टू द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट कि इनके ऊपर क्या हो सकता है, कोई भी सिविल केस नहीं चल सकता। गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल केस नहीं चल सकता। नो वन कैन फाइल केस और एनी सिविल केस अगेंस्ट द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो गवर्नर प्रेसिडेंट उनकी जो पोस्ट है उसकी एक अपने आप में एक वैल्यू है, एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है, तो इस चीज़ को भंग नहीं कर सकते। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हो और जो रूलिंग पार्टी वो इस तरह की चीज़ें करे। और इसमें एक बात और भी है कि ये किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होते, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होते हैं। इतना हो गया। इसी के बाद आर्टिकल है 105। अंडर आर्टिकल 105 द सेम केस विद द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी MP, अगेन ही ऑल्सो गोट सम एक्सेप्शन दैट इसके ऊपर भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती अंडर आर्टिकल 105। एंड द लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 194, इस आर्टिकल के अंदर भी MLA के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह नहीं हो सकती, जो कि सिटिंग MP और सिटिंग MLA हैं। तो ये आपको समझ आ गया। इतने आर्टिकल आपने ऐसे पढ़ने हैं, MP और MLA पर प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। चलो भाई, इतना हो गया। आगे चलते हैं। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की, कि कोई भी व्यक्ति RRCSB, R बोले तो रिलीजन, R बोले तो रेस, C बोले तो कास्ट, S बोले तो सेक्स और B बोले तो बर्थ, कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन चार चीज़ों में RRCSB, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और बर्थ के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी की, कि हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी किसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, या फिर हमारा जो संविधान है वो हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। देखो, ये सब सबने पढ़ना है, मैंने थोड़ा आपको एक्सेप्शन चीज़ बतानी है। अपॉर्चुनिटी 16 में कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट हम देखते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो अभी नहीं है। जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी के अंदर हूँ तो जो एक SC ST है या फिर OBC है उनको एक कम मार्क्स के अंदर भी वाली सीट मिल सकती है जो UR को नहीं मिलती। तो इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आर्टिकल 16(4) के अंदर बैकवर्ड क्लास को जो भी आते हैं उनको हेल्प करने की बात करी गई है, या फिर 15 का 6 और 16 का 6 किसकी बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन वालों को या फिर किसी प्रकार की जो कि बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करनी हो चाहे किसी भी तरह से। तो ये क्या है आपका एक तरीके का आर्टिकल 16 आपको समझ आ गया है। ठीक, आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 16 के बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी सबको पता है, छुआछूत वो बिल्कुल बैन है, किसी को हम अनटच वगैरह का इस तरह की चीज़ों में नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये मेरे पर्सनल नोट्स है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि जैसे
राजा, महाराजा, किंग, क्वीन, कुछ जो टाइटल्स हैं इस तरह के अब नहीं यूज़ कर सकता कोई भी। हाँ, जो क्या बोलते हैं एकेडमिक टाइटल हैं, जैसे रैंक है, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ग्रुप कैप्टन हो गया, या फिर इसके अलावा नेवी के भी अलग अलग कोमोडोर वगैरह हो गया, या फिर डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इस तरह के लगा सकते हैं। बट राजा महाराजा इस तरह की टाइटल नहीं लगा सकते। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है। देखो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से फंडा राइट हमारे पास है, वो चलो आखिर बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं हम सब। ओके, यहाँ पे ना दो चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये दिया है किसने? यूएसए ने। और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये दिया है ब्रिटेन ने। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा फ़र्क है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए और इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन। किस कानून के समक्ष सभी क्या हैं? बराबर। इतना समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इतना हो जाएगा ना, आपको समझ आ जाएगा। यूएसए में इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट। ठीक है, अब ये ख़त्म हो जाएगा, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और। अब आ गया सेकंड फंडामेंटल राइट, क्योंकि 14 से 18 ये हो गए हैं। अब दूसरे नंबर का हमारा था वो था राइट टू फ्रीडम वाले। डन। इसके आर्टिकल मैंने कहा था 19 से 22 तक। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो 19 है ना, अंडर आर्टिकल जो 19 है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है कौन? 19 आर्टिकल। एक्चुअल में जो आर्टिकल्स है ना, इसके अंदर सब आर्टिकल्स हैं, मतलब आर्टिकल के अंदर भी आर्टिकल वो इस तरह से हैं। मैं इनको डिटेल में पढ़ाता हूँ। जैसे 19 के 1 का ए जो है ये कहता है राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज। इसका सिंपल सा मतलब है कि सब अपने विचार को सामने रख सकते, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट के जिस गवर्नमेंट के सरकार है आप उसकी तारीफ़ ही करो, आप बुराई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज़। आई बात समझ? ये ध्यान रखना है आपने। अब उसी के बाद के 1 का बी, राइट टू असेंबल पीसफुली। कहने का मतलब आप शांतिपूर्ण ढंग से भी कहीं पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं, फिर इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं धरना प्रदर्शन वगैरह होता है तो लोगों को राइट है कि भी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली। डन। बट ये कि ज़्यादा हो जाते हैं तो सेक्शन 144 भी लग सकता है। उसके बाद 19 के 1 का सी, इसके अंदर है राइट टू असेंबल पीसफुली तो हो गई है कि सब एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि सब एकजुट हो सकते हैं, एक एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन कैसे? जैसे कोऑपरेटिव पार्टी वाली, जैसे अमूल है आनंद मठ यूनाइटेड लिमिटेड, जिसके अंदर काफ़ी सारे किसान एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि कैसे करके हम अपना एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं और सब उसमें एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वही है राइट ऑफ एसोसिएशन की एक ग्रुप बन सकते हैं, यूनियन वगैरह जैसे बनती है वो बना सकते हैं। असेंबल पीसफुली था इकट्ठा होना। राइट ऑफ एसोसिएशन का मतलब जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई यूनियन टाइप बनाना। हम खुद डिपार्टमेंट है तो हमारी खुद एक यूनियन वगैरह एक बनी होती है। 19(1) का डी ये है
राइट टू मूव फ्रीली, मतलब इधर उधर घूमने की, कह सकते हैं जो कहीं भी जाने की स्वतंत्रता हो। पर ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चल जाओ, आर्मी एरिया में घुस जाओ, मतलब आप किस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ये आपका राइट है। अगला, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट, देश के किसी भी कोने में रहने की आज़ादी और कहीं पे भी अपना घर वगैरह बसाने की, रहने की आज़ादी होती है। ठीक है, मतलब रेजिडेंट रखने की, रेजिडेंट या फिर रेजिडेंस बनाने की। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है बट वो चीज़ नहीं लेके चलनी, वो सब जगह ही है। इतना आपको समझ आ गया। अगला, एक 19 के 1 का जी, एफ वगैरह का ज़्यादा कुछ नहीं है, एफ क्योंकि लैंड वाला था वो ख़त्म हो चुका है। तो 19 के 1 का जी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कहने का मतलब आपका जो मन कर सकता है वो काम कर सकते हैं। आपने टेलर बना टेलर बने, टीचर बना टीचर बने, राइट टू फॉर्म प्रोफेशन, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, इतना आ गया। तो ये 19 के ही इतने सारे आर्टिकल्स थे। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन से नहीं हैं। चलो फिर आर्टिकल 20 की अगर मैं बात करूँ, 20 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये किस में, आर्टिकल 20 में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी के साथ साथ मतलब इसमें ये वाली भी आती है, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन। मेनली इसमें से ये वाली है, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन। कहने का मतलब किसी बंदे को अगर किसी जुर्म में पकड़ लेते, ऐसा नहीं कि कोई उसे मार देगा जान से, हाँ, जो अपराधी है उसका भी क्या है, एक उसको भी संभाल के रखना होता है, या फिर उसे भी, उसकी भी एक अपनी सुरक्षा है। ठीक है, आर्टिकल 21, इसका एक ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 21 का, ये है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये बाद में ऐड करा गया 6 to लेके 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ही है। आर्टिकल 21 में भी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ये यहाँ पे क्या है, ऑफ क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, ऑफ ऑल पीपल। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस हो जाएगा उसमें, या क्रिमिनल के लिए। ठीक है, कन्विक्शन की ऑफेंस के लिए क्रिमिनल उसकी फ्रीडम है कि वो कन्विक्ट जो भी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, उसे ऐसे नहीं कि मारा पीटा जाएगा। 21 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ ऑल पीपल है। ठीक है, सभी का ध्यान रखा जाएगा। 21 के अंदर फ्रीडम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करें आर्टिकल 22, सारे थोड़े से मिलते जुलते हैं। एक तो ये 22 की बातों करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लेते हैं, डिटेंट भी कर लेते हैं, तो उसको भी क्या होता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना ही होता है। ये आपने ध्यान रखना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कितने टाइम के अंदर अंदर, अंडर 24 आवर किसके सामने पेश करना पड़ता है, मैजिस्ट्रेट के सामने। ये आ जाएगी आपको बात समझ। ठीक है, अगले पे चलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
इसमें दो ही हैं, आर्टिकल 23 टू 24। आई बात समझ, आर्टिकल 23 से लेकर 24। चलो फिर आगे आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, यहाँ बताते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन। किसी प्रकार से हम लोगों की ट्रैफिकिंग मतलब उनको बेचना वगैरह ये नहीं कर सकते। मेनली एक तरीके से हम कहें तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, हम किसी से जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। आई बात में ये किसके अंदर है, आर्टिकल 23। वैसे काफ़ी सारे एक्ट हैं, जैसे एक लिख लो आप, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976, उसके बाद है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। डन, ये दोनों बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लिख लेना आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री कि यहाँ पे एक पॉइंट है 14 साल से बच्चों, 14 साल के कम बच्चों से किसी प्रकार का काम हम नहीं करवा सकते। ये किस अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल 24, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक दो एक्ट लिख लो, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, फैक्ट्री एक्ट 1948, दोनों फैक्ट्री एक्ट 1948, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये ध्यान रखना इसमें, ये हो जाएगा। और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट कब आया था, 2005 में। चलो आगे चलते हैं फिर। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने और अपनाने की फ्रीडम। ये है आर्टिकल 25 से लेके 28, आर्टिकल 25 से लेके 28। जैसे आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करूँ, यह टू प्रोफेस, एडवर्टाइज, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को एडवर्टाइज कर सकता है, प्रैक्टिस मान सकता है और उसको फैला सकता है। ये किस अंडर आर्टिकल के अंदर 25, कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, वो किसी प्रकार का रिलीजियस चीज़ें कर सकता है, ठीक है। जैसे भंडारा करवाना है, फिर किसी प्रकार की यात्रा वगैरह करवाना, वो सब किस में है, आर्टिकल 26 में। उसके बाद आर्टिकल 27, प्रोहिबिशन ऑफ टू यूज़ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। इस लाइन का यह मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी पैसे से किसी प्रकार के धर्म का प्रमोशन वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स लिया गवर्नमेंट ने और रिलीजन पे लगा दिया एक को प्रमोट करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वही प्राइवेट पैसों से ही हो सकता है काम। और लास्ट आर्टिकल 28, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब कोई भी किसी प्रकार की, चाहे नमाज हो, इंस्ट्रक्शन हो, या फिर रिलीजियस जगराते वगैरह कुछ भी हो, वो सबको क्या कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने। लास्ट तो नहीं, कल सेकंड लास्ट, राइट टू कल्चरल एंड, या फिर राइट किसके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज़ के लिए वाला ना, कि माइनॉरिटीज़ के कल्चरल एजुकेशन राइट क्या है, ये आर्टिकल 29 से लेके किसमें है, 30 में। जैसे आर्टिकल 29 के अंदर बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि कोई भी व्यक्ति जो भी मतलब जैसे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अपने जो राइट्स हैं या फिर जो उनके इंटरेस्ट है उनको बचाने का काम किसके अंदर, आर्टिकल 29 की, उनकी भी क्या होगी, रक्षा होगी। जैसे 6 हमारे पास माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू को छोड़ के सभी क्या माइनॉरिटीज़ हैं, तो आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके इंटरेस्ट या फिर उनका जो मन है या फिर जो उनके जो चीज़ें उनको भी संरक्षण प्रदान करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, की उनके भी इंटरेस्ट का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। और आर्टिकल 30 बोलती है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ये अपने लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। जैसे मदरसा वगैरह होते हैं, मोनेस्ट्रीज होती हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए है वाला आर्टिकल 29 है उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, और आर्टिकल 30 है उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। डन। अब यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि हमने पढ़ना है। जैसे आर्टिकल 31 अभी क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, ये आपने ध्यान रखना है। और एंड किस आर्टिकल से हुआ था, या अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट 1978 से ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। हुआ क्या, इस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, और इसको कोई ना कोई राइट बनाना था, तो इसको बाद में इस अमेंडमेंट के साथ लीगल राइट बनाया गया, और आज ये कहाँ पर है, आर्टिकल 300A में। इसका मतलब आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ज़मीन ये मेरी है और ये मेरा मौलिक अधिकार है, तो कोई मुझसे ज़मीन नहीं छीन सकता। पर अगर ऐसी चीज़ होने लगी तो फिर आर्मी एरिया बढ़ाना हुआ, कोई एक्सप्रेसवे बनाना हुआ, तो सारे काम रुक जाते। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसी को हटाया था, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस होने शुरू हो गए थे कि गवर्नमेंट ज़मीनों को किस तरह से हथिया सकती है, जैसे डैम बनते हैं, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं होगी तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, और काम करने के लिए ज़मीन चाहिए, तो कुछ ना कुछ लोगों को डिस्प्लेस तो होना पड़ेगा। उसलिए ये वाला इशू काफ़ी ज़्यादा हुआ था। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो फिर हम बात करें आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि ये जो इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल, इसकी थोड़ी सी अगर मैं खास बात करूं तो इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे संवैधानिक उपचारों का निकाय कहते हैं, या फिर कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत या किसी व्यक्ति अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वहाँ पे कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, आर्टिकल 32। और यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट। रिट क्या होती है, एक तरीके से चेतावनी टाइप होती है, और रिट किसके खिलाफ जारी होता है, जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। ध्यान रखना, अंडर आर्टिकल 32 में क्या इशू होती हैं, रिट इशू होती हैं। ठीक है, रिट जो है हमने ये किससे लिया, यूके से, ब्रिटिशर से ही लिया हमने। अब 5 रिट कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना, रिट कितनी है, 5 है। पहली है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का सिंपल मतलब होता है टू हैव अ बॉडी,
टू हैव अ बॉडी का मतलब ऐसे नहीं कि किसी को पकड़ा और उसको गायब भी कर दिया पुलिस वालों ने। कहने का मतलब पुलिस किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन या अंदर नहीं रख सकती है जब तक किसी ने ना कहा हो, हायर अथॉरिटी ने, फिर एक कोई और सीरियस मामला ना हो। मैंडामस, मैंडामस का मतलब आसान भाषा में परफॉर्म हिज ड्यूटी होता है। कहने का मतलब गवर्नमेंट, कहने का मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज़ रिजल्ट नहीं दिखा रही तो सुप्रीम कोर्ट उन पर रिट कौन से लगाएगा, मैंडामस, कि तुम अपना काम क्या करो, सही से करो, रिजल्ट टाइम पे निकालना है तभी बच्चे आगे पास होंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीसरा है प्रोहिबिशन। तीसरा क्या है आपका, प्रोहिबिशन। सोचो एक डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज जो होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्होंने कोई गलत फैसला सुना दिया, या सोचो उन्होंने एक बड़े लेवल का फैसला सुना दिया जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। तो वे क्या काम करेंगे, स्टॉप कर देंगे ऑर्डर को। प्रोहिबिशन का मतलब होता है छोटे कोर्ट का जो ऑर्डर उन्होंने दिया है उसको रोक देना, आई बात समझ, कि जो उसकी लिमिट से बाहर है। तो तीसरी रिट की प्रोहिबिशन। अगला है सर्टियोरेरी, ये चौथी रिट है। और चौथी रिट के अंदर क्या होता है, इस रिट के अंदर क्या होता है, जो छोटी कोर्ट में जो केस चल रहा है वो ट्रांसफ़र होता है किस में, हायर कोर्ट में, और उसके बाद जो उसका फैसला है वो कौन सुनाती है, हायर कोर्ट सुनाती है, उसे बोलते हैं सर्टियोरेरी। और लास्ट है क्यू वारंटो। लास्ट क्या हमारा, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो के अंदर क्या होता है कि अगर सिंपल मीनिंग है इसका, बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी का मतलब जैसे एक वीडियो है शिमला के अंदर टूटू का, तो वो एक ऑर्डर वहीं तक का देगा, ये नहीं कि वो कोटखाई बेल्ट तक को हिला देगा कि हाँ ये कैसे हुआ। तो कोई भी काम अपनी लिमिट में रह के करना है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी होगी, क्यू वारंटो। आई बात समझ। एंड द लास्ट, जैसे इसका एग्जांपल ये होता है, जैसे सेक्शन 144 लगती है, कोई भी कर्फ्यू लगता है, वो जो पावर होती है डीएम के पास होती है, फिर एसडीएम वगैरह। तो इसको एक्सरसाइज तहसीलदार या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का कोई जनरल मैनेजर तो नहीं कर सकता। तो ये होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, तुमने ऐसा कैसे काम करा, तो ये क्यू वारंटो वाली रिट होती है। तो ये हमारे क्या हो गए, फंडामेंटल राइट क्या हो गए, ख़त्म हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 आर्टिकल करने को होते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ये बोलता है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये जो हमारी पैरामिलिट्री हैं, पैरामिलिट्री कौन सी होती हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, सेक्रेट सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और जो पुलिस फोर्स होती हैं, दे हैव नॉट एनी फंडामेंटल राइट, इनके पास किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट नहीं होता, वरना तो ये भी उपयोग कर सकते हैं उसका। ध्यान रखना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास एक्ट कौन सा होता है, 1950 एक्ट, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और पुलिस एक्ट कौन सा है, 1966, जिसमें बताया गया कि इनके पास कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये स्ट्राइक वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। अगला है आर्टिकल 34। इसमें बात करते हैं किसकी, मार्शल लॉ लगाने की। किसके लगाने की, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है, जब ज़्यादा अफरा तफरी दिक्कत हो जाती है तो फंडामेंटल राइट क्या होता है, एबॉलिश हो जाते हैं। और फंडामेंटल राइट एबॉलिश होते ही आपको पता है कि जितना ये बैठना बूठना, ग्रुप बनाने, सेक्शन बनाने, ये सब बंद हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। ध्यान रखना, अंडर आर्टिकल 34 जब मार्शल लॉ लगता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 ही बचते हैं, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि 20 और 21 क्या है, कन्विक्शन जो बंदा है उसे भी सेफ रखना है, और 21 का मतलब उसकी लाइफ को भी बचा के रखना है। और आर्टिकल 35 लास्ट बात करता है, इसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब केवल पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट को
इम्प्लीमेंट करने में या फिर उनके चेंज वगैरह करने में, उसे बोलते हैं मतलब ये किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।